दिल्ली में 5 तारीख को धरना देने जा रहे हैं और वहाँ एक हवन करेंगे, नीतीश कुमार स्वाहा, नीतीश कुमार स्वाहा। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। राज्य के अंदर कहीं भी शराब पीना या इससे जुड़ा किसी भी तरह का कारोबार करना गैर कानूनी माना गया है। लेकिन बावजूद इसके इस कानून की वास्तविक स्थिति क्या है, वह किसी से छुपी नहीं है। ऐसे में अब इस शराबबंदी कानून को लेकर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने बड़ी बात कह डाली है। मांझी ने कहा कि शराबबंदी सफल नहीं है। यदि हमारी सरकार आई तो बिहार में फिर से शराब चालू हो जाएगी। जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश सरकार और मद्य निषेध विभाग की तरफ से यह दावा किया जाता है कि शराबबंदी सफल है, इनको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि शराबबंदी के मामले में जो बंदी हैं, उसमें 80% दलित लोग हैं जो एक पैक पीकर शाम में घर जाते हैं। वैसे लोगों को इन्होंने बंद कर रखा है। मांझी ने कहा कि 500 कमाने वाले 2000 और 3000 कहां से देंगे, इसी वजह से वह जेल चले जाते हैं। आपका यह शराबबंदी कानून कहीं से सही नहीं है। यदि मेरी सरकार आएगी तो हम लोग या तो गुजरात के तर्ज पर इस कानून को लागू करेंगे या यूं ही खुला छोड़ देंगे। मांझी ने कहा कि पहले से तो बिहार में शराब चालू था ही ना। इसके आगे मांझी ने खुद को लेकर सीएम नीतीश कुमार के तरफ से कही गई बातों पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि यदि उस समय मैं विधानसभा में नहीं रहता तो सीएम के उस बर्ताव को बर्दाश्त नहीं करता। मैं विधानसभा के अंदर था, इस वजह से लिहाज कर लिया। नीतीश कुमार की सोच शुरू से दलित के प्रति नकारात्मक रही है। हमें कहाँ आरक्षण है, इस बात को जानने के लिए आरक्षण आयुक्त का पद था, उसे भी नीतीश कुमार ने गायब कर दिया। यही तो नीतीश कुमार का दलित प्रेम है। इतना ही नहीं, 2017 में क्लास फोर्स में शेड्यूल कास्ट से बहाली को बंद कर दिया और अब एजेंट के माध्यम से बहाली करवाते हैं। पहले ऐसी प्रक्रिया नहीं थी, पहले डायरेक्ट बहाली होती थी, कोई आउटसोर्स से नहीं। शेड्यूल कास्ट को लेकर नीतीश कुमार का रोल शुरुआत से ही नकारात्मक रहा है और ये सिर्फ ढोल पीट रहे हैं कि हम शेड्यूल कास्ट के हिमायती थे। इसके आगे उन्होंने रत्नेश सदा को लेकर कहा कि बिहार सरकार में क्या होता है कि यह आपने देख लिया, यहाँ अपने मंत्री का माइक छीन लिया गया। हम रहते तो बर्दाश्त नहीं करते। ऐसे मंत्री के साथ कोई कैसे कर सकता है। हम तो यही कहना चाहता हूं कि शेड्यूल कास्ट से आने वाले मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। मुझे तो यह समझ में नहीं आता है कि बेइज्जत होकर कोई कैसे पद पर बना रह सकता है। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम शेड्यूल कास्ट के हिमायती हैं। इसको लेकर उन्होंने भीम संसद का आयोजन भी करवाया। रत्नेश सदा जब बोलने लगे तो उनका माइक छीन लिया गया और हाथ पकड़कर बैठा दिया गया। फिर उनको खूब डांटा गया कि तुम क्या जानते हो, ये सब तो सरकारी है, तुम कुछ भी बोलते हो, बोलने नहीं आता। उनको ठीक उसी प्रकार डांटा गया जिस प्रकार विधानसभा में जीतन राम मांझी को बेइज्जत किया गया था। सच यही है कि वो कभी भी शेड्यूल कास्ट के हिमायती नहीं रहे हैं। उधर मांझी ने कहा कि हम लोग 5 दिसंबर को दिल्ली के जंतर मंतर में नीतीश कुमार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे और हवन भी करेंगे। नीतीश कुमार स्वाहा, नीतीश कुमार स्वाहा, नीतीश कुमार स्वाहा करेंगे। जीतन राम मांझी ने यह भी कहा कि हम लोग 24 दिसंबर को पटना के मिलर ग्राउंड में दलितों का महासम्मेलन बुला रहे हैं, जिसमें नीतीश कुमार के दलित विरोधी चेहरों को उजागर किया जाएगा। का स्वागत है। स्वागत के साथ साथ आज हम एक वैसे मुद्दा पर आप लोगों से बात करना चाहते हैं, जिस मुद्दा के बारे में वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बहुत ढोल पीट रहे हैं कि हम शेड्यूल कास्ट के दलित के हिमायती हैं। और इसी संदर्भ में अभी उन्होंने एक भीम संसद नाम का एक कार्यक्रम किया और बहुत खुश थे कि इसमें बहुत ज़्यादा लोग आए हैं। और देखिए कि शेड्यूल कास्ट या महादलित किसके साथ है। इसी के जवाब के लिए आज हम आप लोगों के सहारे समाज में कहना चाहते हैं, उपस्थिति तो देखिए रहे हैं कौन कौन लोग हैं, कि नीतीश कुमार जी शेड्यूल कास्ट के हिमायती कभी नहीं रहे हैं। अब जिस भीम संसद की बात उन्होंने की है, उसमें विशेष करके विकास मित्र, टोला सेवक और अनेक प्रकार के जो मित्र, शिक्षा मित्र कहिए चाहे और कहिए, ये सब लोगों को बुलाए थे। अब बुलाए थे ये कह करके
कि हर एक वैसे लोग हैं जो अनुबंध पर हैं, 10-10 आदमी से 20-20 आदमी तक लेते आएंगे अपने खर्च पर। और अगर हमारा पदाधिकारी प्रतिवेदन नहीं देंगे कि फलना आदमी 20 आदमी नहीं ले गए, तो उनको संविदा से हटा दिया जाएगा। ये दहशत फैला करके यहाँ पर लाया गया है और लोग जुटे। कितना जुटे होंगे सब आप लोग जानते हैं। तो कहने का मतलब भीम संसद का ये मकसद कभी नहीं है कि हम शेड्यूल कास्ट को दहशत में रखें, दिशत में डालें। एक चीज़। दूसरी बात हम एक कहना चाहते हैं कि हमारे विकास मित्र, टोला सेवक और प्रकार के जो लोग हैं, उन लोग गलतफहमी में नहीं रहें कि इन लोगों की नियुक्ति नीतीश कुमार ने की थी, इन लोगों को संविदा पर नीतीश कुमार ने रखा था। इस चीज़ को KP रमैया जब हमारे सेक्रेटरी थे और जीतन मांझी वेलफेयर मिनिस्टर था और ए मानवर मुख्यमंत्री थे, तो हम लोगों ने इस तरह का प्रस्ताव दिया और प्रस्ताव देने के उपरांत हम लोगों की प्रस्ताव को इन्होंने माना और बहाली के लिए आदेश दिया तो बहाल हुआ। कहने का मतलब ये है कि ये विकास मित्र और टोला सेवक या मरकजी तालीम मरकजी जो है, वो इन लोगों का नाम तक के नहीं जानते थे। ये सबको हम लोगों ने ईजाद किया। खास करके वो KP रमैया साहब जो IAS अफसर थे, उन्होंने ईजाद किया और उसी के आधार पर हुआ। हम लोग तो यहाँ तक के किया था कि 9000 विकास मित्र को बहाल करना था, और जब मैट्रिक पास कैंडिडेट नहीं मिले और महिला को हम लोग आरक्षण दी, महिला बोल रहे हैं, हम लोगों को उस समय 50% महिला का आरक्षण दिया था विकास मित्र और टोला सेवक में। उसमें महिला को क्वालिफिकेशन हम लोग डाउन किया था कि जो महिला नाम लिखना तक जानती है उनको हम विकास मित्र में बहाल करेंगे, और 8वां पास और नाम लिखने वाली महिला भी बहाल हुई है जो आज यहाँ पर है। पहला चीज़ यही कहना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से कि लोग समझता है कि ये विकास मित्र और टोला सेवक और जो और लोग हैं, उन लोगों की बहाली इन लोगों ने की थी। उसके लिए हम लोगों ने प्रस्ताव दिया था। एक चीज़। दूसरी चीज़ कि आज जो बुलाए कह करके कि हम आप लोगों का मानदेय कर देंगे 25,000 विकास मित्र का और टोला सेवक का 22,000 कर देंगे, तो इस संबंध में हम कहना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से, वो पेपर में हमने फाइल में अंकित है, दिखवा सका मुख्यमंत्री काल में। उस समय ही विकास मित्र की सेवा 60 वर्ष तक, टोला सेवक की सेवा 60 वर्ष तक, और विकास मित्र को मानदेय नहीं, वेतनमान 25,000 तक और ये टोला सेवक का 20,000 तक करने का निर्णय ले लिया गया था। उस फाइल को कहाँ दबाए, क्योंकि दबाने का तो इनका एक आदत है कि जीतन मांझी ने जितना किया, निर्णय लिया, सब निर्णय को इन्होंने रसातल में डाल दिया और अब धीरे धीरे निकाल रहे हैं। अब उसकी फीस देने लगेंगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन एक फीस ये भी है कि टोला सेवक को और विकास मित्र को 60 वर्ष सर्विस और इनका मानदेय यानी विकास मित्र को 25,000 और टोला सेवक को 20,000 करने का ऑलरेडी डिसीजन जीतन मांझी के समय काल में हो गया था। अब उसको अब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़, जिस नाम पर विकास मित्र को बुलाया गया कि आप लोगों की सेवा को हम रेगुलराइज कर देंगे, आप लोगों को गवर्नमेंट सर्वेंट बना देंगे, लेकिन आज वो निर्णय नहीं ले सके हैं। क्या दिक्कत है उनके सामने? पहले से निर्णय था, एक चीफ मिनिस्टर का निर्णय था, उस निर्णय को इनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? और इसी बात को उनका मंत्री, जिसको बड़ा संतोष सुमन को हटाने के बाद बनाए थे बड़ा लालसा से, वो रत्नेश सदा को जब इस बात को याद दिलाया तो आप लोगों ने देखा होगा कि साहब माइक छीन लिया गया अशोक चौधरी के द्वारा, और फिर उसके बाद जब बैठे रत्नेश सदा और भाषण देने लगे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो कितना डांटे कि क्या तुम जानते हो, ये सब तो सरकारी है, क्यों ऐसा बोलते हो, तुमको बोलने नहीं आता है, इत्यादि यह बात कह करके रत्नेश सदा को उन्होंने हुड आउट किया था। जैसे जीतन मांझी को विधानसभा में यही बात पूछने पर
कि 1971 से आरक्षण प्रमोशन में लागू है और अभी तक के 16% आरक्षण था पहले, तो अब तक पूरा होना चाहिए था, लेकिन आरक्षण मात्र 3.7% है। महोदय, इसको कब पूरा किया जाएगा, क्योंकि कब क्रियान्वित किया जाएगा? क्योंकि अंबेडकर साहब ने कहा था कि हर 10 वर्ष पर समीक्षा होनी चाहिए। आप 18 वर्ष, आपके बड़े भाई 15 वर्ष, 33 वर्ष राज आप लोगों ने किया। कम से कम 3 बार होना चाहिए था इसका समीक्षा आरक्षण का। कितना बार किए? इसी पर वो भड़क गया, बोलने लगे कि तुम नहीं जानते हो, तुमको हमने मुख्यमंत्री बनाया था, तुम क्या जानते हो, इत्यादि इत्यादि बात, और बहुत सी बात की। ये कुछ नहीं जानता है, इसकी बात को क्यों लोग ज़्यादा छापते हैं? आप लोगों पर भी शायद उस समय कहा गया था इस तरह की बात। तो यही है उनका शेड्यूल कास्ट के प्रति प्रेम। एक चीज़ ये कहना चाहते हैं, और दूसरा चीज़ ये कहना चाहते हैं कि आरक्षण जो एज ए होल अगर 1952 से लागू है, तो 16% तो आरक्षण होना चाहिए था सभी विभागों में, चाहे गजेटेड ऑफिसर हो बिहार द्वारा या नॉन गजेटेड हो या क्लर्कियल जॉब हो, उसमें इसके लिए एक मैकेनिज्म तैयार होना चाहिए। इसकी चर्चा हम सदा करते थे। 1956 या 57 में मुंगेरी लाल जी के अध्यक्षता में एक कमीशन बनी थी, यही जांचने के लिए कि शेड्यूल कास्ट का कितना रिजर्वेशन है, कोटा कितना है। उस समय आया था कि शायद 7% मात्र है और 9% आरक्षण नहीं अभी है, उसके लिए स्पेशल ड्राइव करना चाहिए था। और वही 1956-57 के बाद आज तक किसी प्रकार का मैकेनिज्म नहीं है। इसके लिए भी हम इनको कहा कि यही आरक्षण का कोटा जानने और समझने के लिए एक आरक्षण आयुक्त हुआ करते थे। आरक्षण आयुक्त यहाँ बहाल थे जो देखते थे, और आपके राज में आने के बाद आरक्षण आयुक्त कहाँ चला गया पता नहीं है। तो यही तो इनका दलित प्रेम है। दलितों के प्रति बात करना चाहते हैं, कहते हैं कि हम बहुत बात करना चाहते हैं, तो आखिर आरक्षण नहीं देंगे। आरक्षण के बारे में आरक्षण आयुक्त कहाँ आरक्षण है नहीं है ये जानने के लिए आयुक्त था, उस पद को भी इन्होंने गायब कर दिया। एक चीज़। दूसरी चीज़, 2017 में ये हम कहना चाहते हैं कि अगर आरक्षण का क्वांटम अगर 7% है, जैसा मुंगेरी लाल कमीशन जी ने कहा था, हम समझते हैं कि ठीक है 1-8% बढ़ा होगा, 8% होगा या 9% होगा, लेकिन उसमें एक विशेषता है कि क्लास 4 में 16% के बजाय 25 या 30% शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन है। अब इसी को ही लोग कहते हैं कि भाई एक कैडर ऐसा है जहां हम 25% आरक्षण दिया है शेड्यूल कास्ट का, इसलिए कि क्लास 4 में बहुत लोग नहीं दूसरे मिलते हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग मिलते हैं, स्वच्छ कार्य करने वाले भी मिलते हैं, इसलिए है तब 8% या 9% है। उस चीज़ को भी नीतीश कुमार शेड्यूल कास्ट के इतने बड़े हिमायती हैं, दलित के इतने हिमायती हैं कि 2017 में सरकार से आप पूछ लीजिए, एक आदेश निकला है कि क्लास 4 की बहाली नहीं होगी। क्लास 4 की बहाली में शेड्यूल कास्ट बहाल हुआ करते थे ज़्यादा, अब इसी बिना पर कहते थे कि 25% है, 30% है, और दोनों मिला करके 7 या 8% हो जाता था। तो उस चीज़ को भी ये बर्दाश्त नहीं कर सके, और 2017 में क्लास 4 में इन्होंने शेड्यूल कास्ट या किसी की बहाली करना इन्होंने बंद कर दिया। डायरेक्ट शेड्यूल कास्ट पर चोट है, हमारे शेड्यूल कास्ट बहाल नहीं हो रहे हैं। और क्या किए हैं, आउटसोर्सिंग के माध्यम से अब बहालियों करवा रहे हैं। किसी एजेंट को दे देते हैं पैसा लेकर के, एजेंट कमीशन देता है, और वो एजेंट करता क्या है कि अगर आउटसोर्सिंग में किसी क्लास 4 लाइक आदमी को अगर 15,000 देना है तो वो देता है 5 या 10,000 या 8,000। इस तरह से उसका दोहन हो रहा है, और वहाँ आरक्षण नियम का पालन नहीं होता है। तो यही शेड्यूल कास्ट के प्रति इनका प्रेम है। हम आप लोगों से जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, आप पूछिए कि क्यों 2017 में क्लास 4 की बहाली आपने रोक दिया, और क्यों आउटसोर्सिंग में दे दिया, और क्यों आउटसोर्सिंग में दिया तो क्यों नहीं इंस्ट्रक्शन दिया कि वहाँ भी आरक्षण नियम लागू होना चाहिए। ये कौन देखेगा? और वो आरक्षण नियम लागू तो नहीं है, प्लस
जो वेतनमान या जो मानदेय मिलना चाहिए, जैसा कहा, जैसे शेड्यूल कास्ट रेजिडेंशियल विद्यालय है, उसको बहुत करीब से हम लोग ने देखा है। वहाँ पर जो एजेंसी है वो बहाल करती है, रसोईया है, क्लास 4 है, सफाई करने वाले को, उसको मिलना चाहिए 12,500 और देते हैं कितना, 7,000 और 6,000। इस चीज़ को कौन देखेगा? तो सरकार के मुद्दे में रहता तो सरकार से हम लोग कंप्लेन भी कर सकते थे, लेकिन अब तो प्राइवेट को दे दिए हैं, प्राइवेट अपना इस तरह से कर रहा है। तो कहने का मेरा मतलब है कि शेड्यूल कास्ट के प्रति इनका नकारात्मक सोच शुरू से है, और जो दिखलाता है कि शेड्यूल कास्ट को बड़ी इन्होंने एक तरह से दिक्कत किया है, जिसके चलते आज शेड्यूल कास्ट आहत है और ये ढोल पीट रहे हैं कि हम शेड्यूल कास्ट का बड़ा नाम लेते हैं, कि हम शेड्यूल कास्ट के प्रति बहुत ही करते हैं। और फिर आगे की बात मैं इसमें बोलना चाहता हूँ कि ऐसे तो बहुत समय पर हमने बोला है कि राष्ट्रपति महामहिम मुर्मू साहिबा आई थी यहाँ पर, और एक शायद चौथा कृषि मैप की कोई मीटिंग हो रही थी, उसमें इन्होंने महामहिम राष्ट्रपति जी को कहा एड्रेस करते हुए कि जब एक कुछ नहीं थी तो कागज लेके मेरे पास आती थी, हम भारत सरकार के मंत्री थे, तो बहुत सा काम इनका किया है कि नहीं। इनको हम समझते हैं कि अगर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के अलावा अगर कोई राष्ट्रपति होता तो शायद ये नहीं बोल सकते थे। ये शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के प्रति इनकी जो दुर्भावना है, जिसके चलते ही महामहिम राष्ट्रपति जी के सामने उन्होंने ऐसा बोला है, जो रिकॉर्ड में है, आप लोग भी जानते हैं। यही दलित प्रेम है, यही शेड्यूल कास्ट का प्रेम है, जो हम जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, आप लोगों के माध्यम से यही हम प्रदर्शित करना चाह रहे हैं। और फिर अपना मंत्री को तो इन्होंने भला बुरा कहा, आप सब जानते हैं। अगर सही है कि मन बोलते समय जिस प्रकार से हमारा माइक छीन लिया गया उनका, अगर हम तो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। हम तो यही कहना चाहते हैं कि अगर तनी भी शेड्यूल कास्ट का उनके पास सेंस है तो उनको मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देना चाह रहे हैं। और जीतन मांझी के साथ जो विधानसभा में हुआ तुम तलाम की बातें की, तो बहुत लोग कहते हैं कि आपने बर्दाश्त किया, गलत किया, आप भी तुम तलाम करते। तो हमने वैसा उसमें इसलिए नहीं किया कि हम विधानसभा में थे, और विधानसभा का कस्टोडियन होते हैं अध्यक्ष, और अध्यक्ष महोदय से हम कह रहे थे, बार बार इनसे कह रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप गलत बोल रहे हैं, इतना ही बोल रहे थे। और अध्यक्ष महोदय को कह रहे थे कि माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि वो कस्टोडियन थे, अगर कहीं बाहर ऐसा बोलते तो शायद हम भी नहीं बर्दाश्त करते, लेकिन विधानसभा का एक डिकोरम होता है, हम विधानसभा का डिकोरम को समझते हुए माननीय अध्यक्ष को कह रहे थे कि माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आरक्षण का बिल आया उसमें आप हमको बोलने नहीं दिया, और आपने कहा कि अगला बिल में हम जो कोटा की बात आएगी तो उसमें हम आपको बुलाएंगे, और आपने बहुत कृपा की कि हमको बोलने का मौका दिया। जब हम वही बोल रहे थे कि साहब आज तक कितना हमारा आरक्षण है उसकी समीक्षा होनी चाहिए, कोटा बढ़ा दिए, बहुत अच्छा किए, लेकिन इतना ही मेरा शेड्यूल कास्ट का आरक्षण कोटा नहीं है, शेड्यूल कास्ट 25% के आसपास है। आप जो गणना करवाए हैं वो गणना गलत है, वो फिर से आप गणना कराइए। मैं तो यही मांग करता हूँ, आज भी आप लोगों के सामने यही मांग करता हूँ कि शेड्यूल कास्ट अति पिछड़ा और जो ईबीसी लोग हैं, ये 2-3 कास्ट को छोड़ करके बाकी सभी कास्ट की जो गणना हुई है वो गणना सतह पर हुई है, टेबल पर हुई है, कागजी काम हुआ है, वो वाकई नहीं हुआ है। इसीलिए उन लोगों की जनसंख्या कम की गई है। आज से 2 रोज पहले गया में हम तेली समाज की एक बैठक थी, उसमें हम बात कर रहे थे, तो संजू बाबू उसके अध्यक्ष हैं, वो भी यही कह रहे थे कि हम लोग जो तेली समाज के लोग हैं उनकी भी जनसंख्या को इन्होंने कम करके दिखलाया है। और तो मेरा कहने का मतलब हम शेड्यूल कास्ट का तो दिखलाया ही कम है, दूसरे का जो परिश होता है, सब कास्ट होता है, उसको जोड़ दिया है, लेकिन हम लोगों के लिए अलग अलग कोड कर दिया है, जिसके चलते हमारी जनसंख्या कम हुई है। तो इसीलिए हम मांग करते हैं कि आप जो जाति आधारित गणना करवाए हैं वो विभेद पूर्ण गणना है, अपूर्ण गणना है, कागजी
खाना पूरी की गई है। इसलिए इस गणना के आधार पर कोई काम कीजिएगा तो वो शेड्यूल कास्ट के हित में नहीं रहेगा। इसलिए कि शेड्यूल कास्ट का जो होता है कोटा, जितनी जनसंख्या उतना आप नहीं गणना किए हैं। हमारा जनसंख्या 25% से नीचे नहीं है, जो आप मात्र 20% तक ले गए हैं। ये भी शेड्यूल कास्ट के प्रति आपका क्या प्यार और क्या प्रेम है वो करना चाहते हैं। तीसरी बात हम कहना चाहते हैं, इसमें बड़ा ही कर रहे हैं, इनको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज को। 2005 में और 2010 में गांव-गांव में इन्होंने दारू बेचने का लाइसेंस दिलाया था। सब कोई पी रहा था, आज भी पी रहा है। अब इनको कैसे तो एहसास हुआ तो उसको बंद कराना चाहते हैं। तो हम भी चाहते हैं, सब लोग कहा कि बंद होना चाहिए, लेकिन बंद होने की जो प्रक्रिया है, आज अगर 4 लाख या 5 लाख आज जेल के सलाखा में या कानूनी कार्रवाई के परिधि में है, तो उसमें 80% दलित है, गरीब है। इसलिए कि वो पाव भर दारू पी करके काम करने के स्थान से घर जाता रहा है। पुलिस लोग डाटा आंकड़ा जुटाने के नाम पर उनको मुंह में ब्रेथ एनालाइजर लगाते हैं और लगा करके उनको जेल भेज देते हैं, क्योंकि पिए हुए तो रहता ही है। बहुत कहने पर एक समीक्षा किए हैं, तीसरा समीक्षा किए हैं, जिसमें यह है कि जेल नहीं जाएगा, जुर्माना लेके छोड़ दिया जाएगा। लेकिन कैसे? न उमन हुई है न राधा नाची है, कहानी कही जाती है। आप कहते हैं कि साहब उससे 3000 या 4000 जुर्माना लेकर के आप छोड़ दीजिए। लोग लेता है 5000 और 7000 चार्ज करता है, और रसीद भले दे 2000-3000 का, लेकिन जो मजदूर 500 रुपया कमा करके जा रहा है और पकड़ा गया, वो 2000 और 3000 जुर्माना कहाँ से देगा? नेचुरली वो जेल में चल जाता है। तो कहने का मतलब कि शेड्यूल कास्ट के अधिकांश और दलित गरीब तबके के अधिकांश लोग आज जेल के शिकंजे में हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आप अपना जो मद्य निषेध वाला जो ये है दोषपूर्ण आपका है, आप ठीक से उसको नहीं किए हैं, उसको वापस लीजिए। और हम डिक्लेयर करना चाहते हैं कि यदि हम लोगों की सरकार आवेगी आगे के दिनों में, तो या तो हम गुजरात मॉडल का मद्य निषेध कानून लाएंगे, और नहीं तो पूर्ण रूप में हम लोग छोड़ देंगे। पहले था तो क्या हो रहा था, दूसरे राज्यों में फ्री है तो क्या हो रहा है। अपने आप समझदार होने, उसके जगह पर हम लोगों को शिक्षित करेंगे, अवेकनिंग करेंगे, अवेयरनेस करेंगे कि नहीं पीना चाहिए। तो कहने का मतलब ये भी एक एंगल है जिससे हम कह सकते हैं कि शेड्यूल कास्ट के प्रति इनका नज़रिया ठीक नहीं है। तो ये सब 5-6 पॉइंट है जिसके आधार पर हम आपसे अर्ज करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि पब्लिक डोमेन में हम कहना चाहते हैं कि ये शेड्यूल कास्ट के कभी हितैषी नहीं रहे हैं। अगर शेड्यूल कास्ट के हितैषी रहते तो जीतन मांझी को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था, 9 महीना काम किया, 2 महीना 3 महीना इनके कहने पर काम किया था, तो बड़ी अच्छा है। आप लोग कह रहे थे कि रबर स्टैंप है, आप लोग कह रहे थे कि रिमोट से चलता है। जब हम अपना काम करने लगे तो इनको बड़ा बुरा लगा और हमको ज़बरदस्ती हटाए। हम कहते हैं, पूछना चाहते हैं, ज़्यादा नहीं पूछना चाहेंगे, समय लगेगा, कि जीतन मांझी उसमें निर्णय लिया, नारी सशक्तिकरण की बात होती है, प्रथम क्लास से लेकर के MA क्लास तक किसी जात की लड़की हो, किसी समुदाय की लड़की हो, उसको हम एजुकेशन फ्री कर दिया था। क्या गलत हमने किया था? हटाने का तो कोई कारण होना चाहिए। हम अनएम्प्लॉयड लोग जो हैं बेचारे नक्सलाइट होते जा रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिलता है। हमने ठीका में आरक्षण किया था कि 75 लाख ठीका में उनको आरक्षण देंगे। क्या गलत किया था? इस पर कोई बतावे। फिर हमने कहा था कि जो किसान है आज खेती में बिजली बिल के चलते उनको तबाही होती है, 5 एकड़ जमीन रखने वाले किसानों को बिजली माफ़ कर देंगे। क्या गलत कहा था? हमने मुसलमान भाइयों के लिए भी, चाहे उनका शिया बोर्ड हो, सुन्नी बोर्ड हो, मदरसा बोर्ड हो या हज भवन हो, सबके लिए जहां 50 लाख में अनुदान मिलता था, सबको हम करोड़ों में अनुदान दिया था। क्या गलत किया था? जैसे हाई स्कूल में पढ़ते थे लोग क्या कंप्यूटर से, हमने भी मदरसा में कंप्यूटर दे दिया था। क्या गलत किया था? कहने का मतलब कि जब हम सारा काम ठीक कर रहे थे तब फिर हटाने का क्या मामला था? मामला यही हो गया कि जीतन मांझी अच्छा काम कर रहा है,
अगर इसको ज़्यादा दिन रखेंगे तो फिर इसी को लोग जानेगा। तो वो भी दलित के प्रति उनका क्या प्रेम है ये भी दर्शाता है। कहते हैं कि एक दलित को दिया था, दलित को नहीं दिया था, वो एक मुसहर जाति के निरीह प्राणी समझ के जीतन मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था। और जब मुख्यमंत्री काम करने लगा, जिसकी चर्चा आपके सामने किया, बहुत सा काम है, तब इनको लगा कि साहब लोग ने बतलाया कि ये अच्छा काम कर रहा है, तो फिर आगे जीतन मांझी को लोग पूछेगा, आपको कोई नहीं पूछेगा, इसलिए आप ऐसा कीजिए कि उसको हटाइए। तो उनको हटा दिया। फिर उसके बाद संतोष हमारा लड़का आया मंत्री में, जब अच्छा काम करने लगा माइनराइजेशन का, तो कोई नहीं जानता था। आज चले जाइए दक्षिण बिहार में, बैठे हुए हैं हमारे अनिल बाबू अध्यक्ष, इनके क्षेत्र में भी इमामगंज, डुमरिया, बांके बाजार, फतेहपुर, मोहनपुर, ये सगरों में करोड़ों रुपया का काम हुआ है। लोग जान रहा है कि हाँ माइन इरीगेशन क्या है, क्योंकि आहर पोखर पैन उधर ही है। हमारे जमींदारी पीरियड में भी यही किया था कि उन इलाकों में आहर पोखर पैन होता था और सिंचाई होती थी। वो जब करने लगा तो दिमाग में आया कि अरे ये तो पॉपुलर हो जाएगा, ऐसा करेगा तो फिर ऐसे ही गया से हम साफ हैं। गया में एक भी जदयू के लोग नहीं हैं, अगर है तो 3 गो जीतन मांझी है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का। तो इनको लगा कि ऐसे ही 3 ठो है, अभी से भी काम करने लगा तो 6-7 यही हो जाएगा, इसलिए संतोष कुमार को हटाओ। संतोष कुमार को उन्होंने ले लिया, विभाग ले लिया। और फिर जब हम शेड्यूल कास्ट के लिए इतना काम कर रहे हैं, सबको जगा रहे हैं कि भाई कह रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं कि भाई आपने दिया है लोगों को ज़मीन, यही शायद रत्नेश सदा भी बोल रहे थे कि ज़मीन दिया है, चाहे परवाना का दिया हो, चाहे सीलिंग का दिया हो, चाहे बिहार सरकार की ज़मीन दी हो, कब्जा में है, इसको देखना चाहिए। हम ऐसे भी मिल करके भी उनको कहते थे। और इसके लिए कमीशन बनाइए कि देखिए ये सब ज़मीन जो दिए हैं कब्जा में है कि नहीं है, और नहीं कब्जा में है तो एक मैकेनिज्म डेवलप कीजिए ताकि इन लोगों का कब्जा में हो। जीतन मांझी ने किया था। जीतन मांझी जनवरी 2015 में यही व्यास जी जो प्रधान सचिव थे उनको आदेश दिया था कि 25 जून 2015 तक कोई भी पर्चा की ज़मीन, कोई भी बिहार सरकार की ज़मीन, कोई भी भूदान की ज़मीन, कोई भी सीलिंग की ज़मीन पर नहीं रहनी चाहिए। ऐसी सबको हम जिसके पास ज़मीन नहीं है उसको बांटेंगे और 5 डिसमिल ज़मीन देंगे। आज कहाँ चला गया वो? इनको करना चाहिए था। अब इससे लाभान्वित कौन होता है? दलित ही होता है। तो इस तरह से इनका दलित प्रेम छलावा है। यही मैं कहने के लिए आप लोगों को आज बुलाया है और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ऐसे और आप लोग कुछ जिज्ञासा है तो पूछिए। करने जा रही है क्या क्या? सर्वेक्षण वैसा ही होगा जैसे जाति आधारित गणना हुई। ये बात अपना प्रूफ करने के लिए कि बहुत अच्छा है, आज ही मैं लिख देता हूँ, आएगा सर्वेक्षण में कि सब कोई चाहते हैं कि शराबबंदी हो और बहुत बढ़िया से शराबबंदी का कार्य चल रहा है। यही आएगा सर्वेक्षण में। ये चूंकि ऐसे कहने में दिक्कत होती है तो एक सरकारी अमली जमाव पढ़ना देंगे जैसे कि जातीय गणना में उन्होंने करवाया है, इसलिए वो भी फेक होगा। ये मैं अगर कराना है तो कोई बाहरी एजेंसी को बुलावे, बाहरी एजेंसी को बुला करके उसे सर्वे करावे। एक बार फिर से जो है वो विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि पूरे बिहार भर में यात्रा भी करेंगे इसमें। अब एक बात है कि जब झूठे ही बोल करके पॉपुलैरिटी लेना हो तो अगर कहेंगे कि दिल्ली की राजधानी को कर दीजिए पटना, इसके लिए हम चलेंगे समूचे बिहार में, हम ये काम करेंगे, है संभव? तो उसी प्रकार से जब नीति आयोग ने भी कह दिया, 14th फाइनेंस कमिश्नर ने भी कह दिया, रघुराज राम कमीशन ने भी कह दिया कि विशेष राज्य के दर्जा का कोई कंसेप्ट नहीं है, इसको नहीं देना चाहिए हेंसफॉर्थ, तब फिर काहे कोई माथा दुनिया को बुर्बक बना रहे हैं? ये तो जनता को, हम लोग को बुर्बक बना जा रहे हैं। अब एक कह रहे हैं कि सेंटर को पैसा, सेंटर तो पैसा दे रही है, उसका उपयोगिता कर रहे हैं, उपयोगिता तो यही कर रहे हैं कि साहब नया म्यूजियम से पुराना म्यूजियम में अंडर पास बना रहे हैं 5000 करोड़ का, क्या जरूरत है उसकी? और यहाँ बूढ़ा लोग मर रहा है इस जाड़ा में, उसको पेंशन मिलना चाहिए था 1000, 1200, 1500, दूसरे जगह लोग दे रहा है, अभी दे रहे हैं 200, 400। ये काम करना चाहिए तो कर रहे हैं, अंडरग्राउंड पास बना रहे हैं। गया में इंद्रपुरी से पानी आता, 12 मास पानी आता, उससे नहर निकालते, अंडरग्राउंड वाटर रिज्यूम होता, तो ये उल्टी गंगा बहा करके 6000 करोड़ रुपया में तर्पण के लिए गया में पानी दिए, उससे कोई फायदा है क्या?
जाइए ना, वहाँ पर सड़ांध है, सांड निकलता है, लोग वहाँ नाक बंद करके लोग आते हैं। तो ये फिजूल खर्ची करते हैं। इनको भारत सरकार जो पैसा दी है उसका तो ये बेजा करवा रहे हैं, अपव्यय करा रहे हैं। कई वो पुल देखा आपने, सुल्तानपुर में देखा है आपने, किशनगंज में देखा, हमारे यहाँ भी एक पुल इमामगंज में भी है, सब बना नहीं कि धंस गया। कैसा इनका ये होता है? यही तो करते हैं कि एस्टीमेट घोटाला इनके यहाँ चल रहा है और बाहर के लोगों को बना करके मार कमीशन ले रहे हैं लोग। पेंशन भी बंद किया जा रहा है शिक्षकों का, यही गलत है। क्यों पेंशन बंद होगा? तब शिक्षक का पेंशन आज बंद कर रहे हैं, कल बूढ़ा बूढ़ी लोगों का पेंशन बंद करेंगे, किसी और लोगों का पेंशन बंद। जब दुनिया पेंशन नया पुराना पेंशन की मांग कर रहा है और ये बंद कर रहे हैं, तो यही तो इनकी लोक कल्याणकारी नीति है। आज बच्चों को पढ़ाने के लिए, ये सब करने के लिए मास्टर पढ़ाते हैं, पढ़ाई के लिए ठीक कीजिए, पेंशन काहे रोकिएगा भाई? नहीं रुकना चाहिए। हमारी मांग है, हमारी पार्टी की मांग है कि पेंशन शिक्षकों का नहीं रुकना चाहिए। हाँ, एक चीज और है, नीतीश कुमार जी के अच्छे कामों के लिए हम लोग जंतर मंतर गांधी दिल्ली में 5 तारीख को धरना देने जा रहे हैं और वहाँ एक हवन करेंगे, नीतीश कुमार स्वाहा, नीतीश कुमार स्वाहा, और महात्मा गांधी के चरणों में जाकर के प्रणाम करेंगे। और फिर 24 तारीख को यही मिलर स्कूल में हमारे शेड्यूल कास्ट और जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से समर्थक हैं, या अब तो हम ये कहते हैं कि जो नीतीश कुमार के कुकर्मों से आहत हैं, उन सबों का एक बैठक बुलाया है 24 दिसंबर को यही मिलर हाई स्कूल में। और हम समझते हैं कि आप लोगों के माध्यम से भी इस बात को आना चाहिए, सो दैट कि बहुत लोगों को मालूम, भाई हमारे पास सरकारी एजेंसी तो नहीं है, हम तो और लोगों को नहीं देंगे, डरा नहीं सकते हैं। तो आपके माध्यम से अगर सूचना मिलेगी तो हजारों का कि लाखों की संख्या में लोग आवेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। कल 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। कुछ भी हो, राज्य का जो चुनाव का जो आएगा वो तो कहने को तो है ही है। हम दावा नहीं करते हैं कि किसकी सरकार बन रही है, किसकी न बन रही है, लेकिन राज्य के सरकारों का जो रिजल्ट है उसका रिजल्ट लोकसभा को प्रभावित नहीं करता है। इसलिए कि लोकसभा का एक दूसरा नीति और दूसरा महत्व है, देश का मामला है, ये राज्य का है, लोकल मामला है। ऐसा देखा गया है कि राज्य में हम लोग और लोग 50% हुए हैं और लोकसभा में 100% चुनाव जीते हैं। तो इसीलिए ये चुनाव का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी जी का अभी हिंदुस्तान में कोई विकल्प नहीं है। और जो भी विकल्प बनाने की बात लोग करते थे, जिस घमंडिया गठबंधन के तहत, उनके बारे में सुना ही कि शेड्यूल कास्ट के कितना बड़ा हितैषी हैं, महिलाओं का कितना बड़ा हितैषी है कि विधानसभा में महिलाओं को किस प्रकार से उन्होंने बेइज्जत किया, शर्मनाक बातें की। और उसके अलावे महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू जी के सामने भी उन्होंने जो बातें कही। और हम तो यही समझते हैं कि ये अति विश्वास में आ गए हैं, इनको पता ही नहीं चलता है कि हमको क्या करना चाहिए। महावीर यही अशोक चौधरी को तो सोचना चाहिए था कि उनके पिताजी के पुण्यतिथि पर ले गए थे उनको, तो उनका महावीर चौधरी जी के माला अर्पण या पुष्प अर्पण नहीं किए, वो अशोक चौधरी के माथे पर ही माला और फूल अर्पण कर करके निकल गए। तो ये कोई ठीक माइंड वाला कर सकता है क्या? सीट शेयरिंग को लेकर कोई बात हुई है केंद्र से आपकी? जी नहीं, कोई बात अभी नहीं हुई है और सीट शेयरिंग की बात हमको करना भी नहीं है। हम लोग सिद्धांत की राजनीति करते हैं, जो भी सीट मिलेगी, जो भी सीट कोटा में आएगा उसके आधार पर। हम कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं, हम कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं। जो घमंडिया गठबंधन को हराने के लिए अगर जो भी सेक्रीफाइस करना होगा हम लोग करेंगे, सब मिल करके लड़ेंगे और बिहार से 40 सीट देने का हम लोग प्रयास करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।